जिजीविसा की धनी ये असामान्य प्रतिभाएं। ऑडियो 3। नेत्रहीन बैरिस्टर रुस्तम जी मेहरबान जी अल्पाईवाला, एक सच्चे सेवाव्रती। जीवन के 30 वसंत भी ना देख पाए थे कि अल्पाईवाला की नेत्र ज्योति सदा के लिए बुझ गई। एक सम्मानित बैरिस्टर के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि वह अपाहिज अपंग का जीवन व्यतीत करे, जो क्षमता तथा प्रतिभा उसके अंदर है उसका सदुपयोग तक न कर सके। मिलने जुलने वाले परिचित परिजन संवेदना प्रकट करने के लिए आते। अल्पाईवाला को लगता कि वे उनका उपहास कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने और समाज के लिए मर चुके हो, जीवन का अर्थ अब तुम्हारे लिए केवल बेसहारा रह गया है। उनकी अंतरात्मा को यह स्थिति स्वीकार न हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, नहीं, 2 आंखें चली जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। मैं इस स्थिति में भी बहुत कुछ कर सकता हूं। एक संपन्न परिवार में उत्पन्न बैरिस्टर होते हुए भी लोगों ने मुझे बिल्कुल व्यर्थ समझ लिया है। जिन लोगों के पास न धन संपदा ही है और न विद्या न प्रतिभा ही, उन चक्षुहीनों की दशा कितनी बदतर हो सकती है, इस कल्पना से ही वे सिहर उठे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे उन लोगों की सेवा में अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे तथा यह बता देंगे कि वह अपाहिज होते हुए भी व्यर्थ नहीं है। रुस्तम जी मेहरबान जी अल्पाईवाला का जन्म 7 मई 1887 ईस्वी के दिन बंबई के एक प्रसिद्ध विधि व्यवसायी पारसी परिवार में हुआ। पढ़ने में बचपन से ही रुचि थी, पर आंखें कमजोर थी। 13 वर्ष की आयु में ही इनको चश्मा लगाना पड़ा। आंखों का पढ़ाई के लिए सक्षम होना अनिवार्य है। ज्यों-ज्यों ये शिक्षा के सोपान चढ़ते गए, त्यों-त्यों आंखें क्षीण होती गई। LLB करने के बाद इनकी इच्छा सॉलिसिटर बनने की थी, पर आंखों की कमजोरी एक बाधा बनकर मार्ग में खड़ी थी। उन्होंने अपने इस इरादे को बदल दिया। वे इंग्लैंड गए। वहां आंखों का उपचार तथा पढ़ाई दोनों साथ साथ चलने लगी। आंखों का इलाज कराने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वे 1913 में इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौट आए। बचपन से ही वे संघर्ष करते आ रहे थे। आंखों की कमजोरी उन्हें विवश कर रही थी कि वे उससे हार मान लें, पर ये मान नहीं रहे थे। भारत आकर उन्होंने वकालत आरंभ की। तब उन्हें आशंका थी कि यह गाड़ी अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। वे आशावादी थे। मौत तो एक दिन आने ही वाली है, पर उसके भय से हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और काम धाम सब छोड़ दें तथा रोते रहें तो फिर मनुष्य की प्रगति ही रुक जाएगी। जिस दिन आंखें साफ जवाब दे जाएंगी, तब कोई अन्य मार्ग ढूंढा जाएगा। अभी से उनकी चिंता करना पागलपन ही होगा। ये टेनिस खेलने के शौकीन थे। इनकी आंखों की कमजोरी इस शौक में भी बाधा बनकर आ खड़ी हुई थी। गेंद कभी कभी आंखों से ओझल हो जाती थी, नजर ही नहीं आती थी। यही हाल वकालत का भी था। पढ़ते पढ़ते कभी कभी पुस्तक के सारे पृष्ठ ही धुंधला जाते थे। यह सब होते हुए भी वे कभी हतोत्साह नहीं हुए। परिस्थितियों से एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ते रहे। जीत हार की चिंता सिपाही करने लगे तो वह लड़ कैसे पाएगा। इस कारण ये भी जीत हार की परवाह नहीं करते थे। 30 वर्ष की आयु में दृष्टि सदा के लिए जाती रही, किंतु आत्मा के प्रकाश में कोई कमी नहीं आई, वरन उस पर से आवरण हट गया। अब उनका पूरा जीवन उन अपाहिजों को समर्पित हो गया जिनको आंखों के अभाव में दयनीय जीवन जीना पड़ रहा है। समाज सेवा करने की ललक तो उनमें थी, पर ना तो वे उपदेशात्मक समाज सुधार करना चाहते थे और ना महान कहलाना ही उनका ध्येय था। एक सम्मानपूर्ण साधारण नागरिक का जीवन व्यतीत करके उन अपाहिजों की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का काम आरंभ कर दिया। यह उनकी भेंट कुमारी तहमीना पांथा से हुई। तहमीना पांथा इस नेत्रहीन विद्वान सहृदय पुरुष से सहज आकर्षित हुई तथा कुछ समय में ही यह विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। इस अध्यापन काल में इन्होंने अंधों को शिक्षित करने संबंधी योजनाओं पर चिंतन किया। ब्रेल लिपि के माध्यम से उन दिनों नेत्रहीनों को शिक्षित किया जाता था। यह प्रणाली भारत में अभी पूरी तरह उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकी थी। उन दिनों भारतवर्ष में भिन्न भिन्न स्कूलों में भिन्न भिन्न ब्रेल लिपियां थी। एक स्कूल का विद्यार्थी कोई लिपि जानता था, दूसरे स्कूल की लिपि पढ़ने तथा समझने में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता था। वह उसे समझ नहीं पाता था।
एक एक भाषा की भी कई कई लिपियां थी। इस विभिन्नता के कारण इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता था। एक विद्यालय से दूसरे में जाने पर नए सिरे से अध्ययन करने के कारण समय तथा श्रम का अपव्यय होता था। अल्पाईवाला ने इसे एक रूपता देने का निश्चय किया। कोई व्यक्ति किसी परमार्थ प्रयोजन में लग जाता है तो उसके लिए रास्ते कई खुल जाते हैं। उन्हें डॉक्टर नीलकंठ राय छत्रपति तथा हरिप्रसाद छत्रपति नामक 2 समाज सेवी भाइयों का सहयोग मिला। ये दोनों भाई विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल का संचालन करते थे। इस स्कूल में अंधों को शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने स्वयं भी किंडरगार्टन ब्रेल लिपि का अध्ययन किया। 1923 में अंध बधिर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अल्पाईवाला ने ब्रेल लिपियों में एक रूपता लाने की अपनी बात रखी। इस प्रस्ताव से लोगों को इस संबंध में ठोस प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव हुई। अल्पाईवाला ने 1928 में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन से इस संबंध में पत्र व्यवहार किया। सरकार से भी ब्रेल लिपि में एक रूपता लाने के संबंध में कोई ठोस प्रयास करने का आग्रह किया, पर उसका कोई कारगर हल नहीं निकल सका। विदेशी सरकार से भारतवासियों के उत्थान की आशा करना ही व्यर्थ सिद्ध हुआ। प्रारंभिक रुकावटों के आने पर भी इन्होंने अपने ध्येय को नहीं त्यागा। 1947 में सूरत में ब्लाइंड मैन सोसाइटी की स्थापना इनके सदप्रयासों से ही संभव हो सकी। इसके सभी कार्यकर्ता अंधे थे। अल्पाईवाला इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1948 में इसका प्रांतीय अधिवेशन हुआ। इस समिति ने केंद्रीय सरकार का ध्यान ब्रेल लिपि में एकरूपता लाने की ओर आकर्षित किया। सरकार ने ब्रेल विशेषज्ञों की समिति बनाई, जिसका काम इस संबंध में कोई योजना बनाकर प्रस्ताव रूप में प्रस्तुत करना था। अल्पाईवाला को इसका सदस्य बनाया गया। सरकार के द्वारा गठित इस समिति में और सब चर्चाएं तो होती रहीं, पर भारतीय ब्रेल लिपि के संबंध में कुछ न हो सका। पर इनके प्रयास में कोई कमी नहीं आई। यूनेस्को में इस विषय पर एक विशेषज्ञों की समिति इन्हीं दिनों गठित की गई। अल्पाईवाला के आग्रह पर भारत सरकार ने यूनेस्को का ध्यान भारतीय ब्रेल लिपि की ओर आकृष्ट किया। 1952 में इनका चिरपोषित स्वप्न साकार हुआ। यूनेस्को ने भारत के 20 लाख नेत्रहीनों के लिए भारतीय ब्रेल लिपि स्वीकार कर ली। इस सफलता के उपरांत भी वे चुप नहीं बैठे। इन्होंने नेत्रहीनों को व्यवसाय कुशल बनाने के संबंध में अपने प्रयास जारी रखे। अन्य देशों में नेत्रहीन जिस प्रकार खेतीबाड़ी, उद्योग, तकनीक कार्य आदि करके एक सम्मानित नागरिक का जीवन व्यतीत करते हैं, भारतवर्ष में इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों तथा औद्योगिक केंद्रों की संख्या नगण्य थी। इसके अभाव में वे लोग दीनहीन जीवन तो व्यतीत करते ही हैं, साथ ही समाज पर भार बनकर जीते हैं। थोड़ा धन उनके प्रशिक्षण में व्यय किया जाए तो वे समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इससे दोहरा लाभ हो सकता है, वे समाज पर भार न रहकर समाज का भार हल्का करें। 1952 में इनके सद प्रयत्नों से नेत्रहीन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसका कार्य इस प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए प्रयास करना था। श्री अल्पाईवाला आजीवन इसके सदस्य रहे। सुंदर, स्वस्थ, मिलनसार, विनम्र तथा मृदुभाषी अल्पाईवाला एक सफल पति तथा सफल परिवार निर्माता भी थे। उनके परिवार वालों ने कभी उन्हें निराश या चिड़चिड़ाते नहीं देखा। आंखों के अभाव में उनके व्यक्तिगत पारिवारिक उत्थान का काम रुका नहीं। दूसरा आघात 1956 में हुआ। अभी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, उन्हें पक्षाघात हो गया। कोई साधारण साहस का आदमी होता तो वह धक्का सहन नहीं कर पाता तथा खाट पकड़ लेती, पर जो आदमी 13 वर्ष की आयु से शारीरिक कमियों को अस्वीकार करता आ रहा हो, उसे ये बाधाएं झुका नहीं सकती थी। वे दुगने उत्साह से अपने काम में लग गए। दीपक बुझते समय और भी प्रखर हो उठता है, उसी प्रकार जीवन के चौथे आश्रम में प्रखर हो उठे थे। आंखों की ज्योति नहीं, आधा अंग पक्षाघात से पीड़ित, ऊपर से वृद्धावस्था ने आ घेरा, फिर भी उत्साह वही जवानों जैसा रहा। बौद्धिकता तथा मानसिक क्षमता में कोई अंतर नहीं आया। सूरत के पास हंसा नामक ग्राम में उन्होंने उस स्थिति में भी एक अंध प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। इस सेवाव्रती जागृत आत्मा को
1961 में भारत सरकार ने इनकी सामाजिक सेवाओं के उपलक्ष्य में पद्मश्री से अलंकृत किया। मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है। शरीर का एक अंग अक्षम हो जाने से वह हताश हो जाए, यह बहुत बड़ी भूल है। आत्मा और मन की अपरिमित शक्ति पर विश्वास करने वाले कभी शारीरिक अपंगता स्वीकार नहीं करते। अल्पाईवाला ने अपने जीवन में एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है। जिस व्यक्ति का शरीर अक्षम है, आंखें नहीं, आधा अंग पक्षाघात से जाता रहा, वह भी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर लाखों के जीवन में सुप्रभात ला सकता है। शरीर अक्षम हो जाए तो कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, किंतु जिन लोगों के शरीर स्वस्थ सबल हैं, वे निरुत्साह तथा निराशा जताएं तो उन्हें अज्ञानी ही कहा जाएगा। इस सेवाव्रती का जीवन विश्व मानव को सदा प्रेरणा देता रहेगा। गरीबी से उठकर राजनैतिक अध्यवसाय और पुरुषार्थ की प्रतिमा एफ बुंचे। उन दिनों अमेरिका में वहां के मूल निवासियों की बड़ी बुरी दशा थी। बाहर से आकर बसे गोरे अंग्रेज जो संपन्न, समृद्ध और प्रभुसत्ता संपन्न थे, हबसियों को अपना दास बनाकर रखते थे। उन्हें मनुष्य की तरह नहीं, पालतू जानवरों की संपत्ति की तरह रखा जाता था। यही नहीं, इससे भी बदतर स्थिति में कहना पड़े तो वस्तुतः जानवर से भी, पशु से भी गई गुजरी बीती दशा ही कही जाएगी, क्योंकि पशु से तो पशु मानकर व्यवहार करना कोई अपराध नहीं है, अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनुष्य से निर्दयतापूर्ण पशुवत व्यवहार किया जाए तो वह मनुष्य पर भी कलंक ही कहा जाएगा। निग्रो लोगों को नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। मानवीय अधिकार भी उनसे छीन लिए गए थे। ना तो उन्हें पढ़ने की स्वतंत्रता थी और न ही अपना परिवार बसाने की। गुलाम हबसियों को अपनी कोई संपत्ति होती ही नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं ही संपत्ति हुआ करते थे। उनके बीवी बच्चे भी अपने ना होते थे, वे भी अपने मालिक की संपत्ति माने जाते थे। स्वामी उन्हें जब चाहे, जहां चाहे, जिस कीमत पर दूसरों के हाथ बेच सकते थे। इन अत्याचारों के प्रति कोई मानवीय आत्मा विरोध व्यक्त करती थी तो उसे विरोध के बदले में मिलती थी प्रताड़ना, दंड और निर्मम मार। उन्हें इस बुरी तरह पिटा जाता था कि जड़ वस्तु पर भी शायद कोई सहृदय व्यक्ति इतनी चोट करना नहीं चाहेगा। अमेरिका के ही कतिपय प्रबुद्ध मानवीय अंतःकरण रखने वाले, मानव मात्र में एक ही हृदय, एक ही चेतना को संव्याप्त मानने वाले जागरूक आत्मा गोरे व्यक्ति को अपने ही समान मनुष्यों पर होता यह अत्याचार देखा न गया और उन्होंने दास प्रथा के विरुद्ध जनजागरण का शंख फूंका। कहीं से यह आवाज उठी तो हजारों मानव हृदयों से वही पुकार उठी और एक व्यापक जन आंदोलन की इस पुकार को तथाकथित मालिकों और हबसियों के भाग्य विधाताओं ने कुचलने का प्रयास किया। वही निर्दयता, वही अत्याचार और वही मनमाना असुर व्यवहार उन लोगों के साथ भी किया गया जो ऐसी मांगे उठा रहे थे। लेकिन थोड़ा संयम, थोड़ा समझ बूझकर, बिना समझ बूझ के तो कोई विपत्ति खड़ी हो जाने का डर जो होता है। कई लोग इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, फिर भी उन्हें थोड़ी सफलता मिली और यह व्यवस्था बनी कि जो चाहे वह इस संबंध में तय की गई शर्तें पूरी कर दासता से मुक्त हो सकता है। शेष उन्हें कोई मानवीय अधिकार नहीं दिया गया। जो लोग हर स्थिति में इस कलंक से मुक्त होने की छटपटाहट अनुभव कर रहे थे, उन्होंने शर्तें पूरी कर स्वयं को स्वतंत्र कर लिया और इस स्वतंत्रता ने उन्हें और भी बुरी स्थिति में लाकर पटक दिया, क्योंकि ना तो वे पढ़े थे और न ही उन्हें स्वतंत्र जीवन कैसे गुजारा जाए इसका कोई अनुभव था। वे कोई शिल्प या उद्योग भी नहीं जानते थे। इस राहत ने उन्हें गई गुजरी आजीविका कमाने योग्य भी नहीं रहने दिया।